हेलो गाइस, एक्टिव सुबोध क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं सुबोध आप लोगों को बायोलॉजी की शुरुआत करने जा रहा हूं। मुझे पता है आप लोगों ने बहुत दिन इंतज़ार किया, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। मैं काफ़ी बिजी था और कुछ वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। उसके लिए मैं सबसे पहले आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन अब आप लोगों को वीडियो निरंतर मिलेंगी, इसमें कोई ये नहीं होगा कि बीच में नहीं मिलेगा। आप लोगों को निरंतर वीडियो मिलेंगी। आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो आदमी डिमोटिवेट हो जाता है और फिर वीडियो नहीं बना पाता है। लेकिन आप लोग जब साथ देंगे तो पढ़ने में भी मज़ा आएगा, बायोलॉजी अच्छे से पढ़ेंगे। क्लास 9 की बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का उद्देश्य रहता है कि जैसे एक बार आप लोगों को, जो लोग जानते हैं कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं, वो लोग जानते हैं हर कंपटीशन में जनरल साइंस की डिमांड ज़्यादा है। हर एग्ज़ाम में जनरल साइंस 30 नंबर का पूछता है और 9th-10th का जो एनसीईआरटी है, वह जो रेफरेंस बुक रहता है काफ़ी मायने रखता है। और हम लोग उस उद्देश्य से पढ़ेंगे जो भी एनसीईआरटी, एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर और मेरे पढ़ाए हुए से बाहर ना आए। और जहाँ तक मेरा अनुमान है 9th-10th जो बच्चे अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, एक बार 9th-10th पढ़ लें, मेरे पढ़ाए हुए वीडियो से पढ़ें, फिर आप लोग क्वेश्चंस लगाएं, समझ में आ जाएगा कि मेरे पढ़ाने का जो तरीका है और वह कहाँ तक आपके क्वेश्चंस को टच करता है। और हम लोग अच्छे से स्टार्ट करेंगे। हम लोगों के चैप्टर का नाम है कोशिका, जिसे इंग्लिश में सेल बोलते हैं, और यही हम लोग स्टार्ट करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। लाइफ में दुख आए सुख आए उससे मतलब नहीं है क्या होता है क्या नहीं होता है। बहुत लोग आपको बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन जब आप सक्सेस होंगे उस दिन वही लोग बोलेंगे कि मैं जानता था ये करेगा। लेकिन जिस दिन आप सक्सेस नहीं होंगे, पीठ पीछे बहुत लोग बोलेंगे, आएंगे बहुत लोग सहानुभूति देते, ना कि जो सहानुभूति इसलिए नहीं देते हैं कि उनका लगाव है, इसलिए देते हैं कि उनको मज़ा आता है लूटने में, उनको मज़ा आता है हंसने में। क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता, आंसू की तरह आंख तक आ भी नहीं सकता। क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता, आंसू की तरह आंख तक आ भी नहीं सकता। तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या है, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता। प्यासे रह जाते हैं जमाने के साथ, जिसके लिए मैं जिंदा हूँ बता भी नहीं सकता। प्यासे रह जाते हैं जमाने के साथ, जिसके लिए मैं जिंदा हूँ बता भी नहीं सकता। घर ढूंढ रहे हैं मेरा रातों की पुजारी, घर ढूंढ रहे हैं मेरा रातों की पुजारी, और मैं हूँ चिरागों को बुझा भी नहीं सकता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और इसी उमंग के साथ पढ़ेंगे कि जैसे पहले पढ़ाता था वैसे ही पढ़ेंगे। मेरे जोश में कोई भी कमी नहीं आएगी और दुगुने उत्साह के साथ पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं कोशिका। जैसे आज का हमारा जो टॉपिक है कोशिका, जीवन की आधारभूत इकाई। कोशिका से इंग्लिश में बोलते हैं सेल। कोशिका के जीवन की आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। तो यहाँ पे जो आधारभूत होता है, आधारभूत मतलब क्या होता है, बेस होता है। क्रियात्मक मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। जो बेस होता है, बेस और स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम बनाया है मैंने, इसके बारे में समझते हैं। जो ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेल बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। और जिसके अंदर बहुत सारे चीज़ आपको देख, बहुत डॉट 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 आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। जो साइड से ये दिया हुआ है ना, राउंड किया हुआ, इसको बोलते हैं हम लोग कोशिका झिल्ली, इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। इसको इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और जो ये बीच है ना, इस बीच में भी ये जो बीच दिया हुआ है, इसको बोलते हैं केंद्रक या न्यूक्लियस। इसको बोलते हैं केंद्रक, इसको बोलते हैं जीव द्रव्य, इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। जो ये जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य में इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है केंद्रिका द्रव्य या केंद्रक द्रव्य, सेकेंड होता है कोशिका द्रव्य। जब हम केंद्रिका द्रव्य की बात करते हैं तो जो ये बीच में है ना, जो जीव द्रव्य, सबसे पहले जीव द्रव्य समझो क्या होता है। जीव द्रव्य जो इसमें डॉट डॉट आपको दिख रहा है ना, ये कलरलेस लिक्विड होता है। जो इसमें ये सब दिख रहा है ये कलरलेस लिक्विड है। इसके अंदर जो भी है कलरलेस लिक्विड है। ये जो है इसके अंदर भी होता है, इसके न्यूक्लियस में भी होता है। जो इसके अंदर होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव्य, ये बोलते हैं। इसको जो अंदर है कोशिका द्रव्य बोलते हैं। और जो ई न्यूक्लियस, जो केंद्रक, जो न्यूक्लियस इसके अंदर जो होता है ना, उसको केंद्रिका द्रव्य बोलते हैं, उसको केंद्रिका द्रव्य बोलते हैं। यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं है। इसके अंदर जो भी होता है ना,
जो भी होता है बच्चा लोग, इसमें कलरलेस लिक्विड होता है, ये लिक्विड होता है इसमें, इसको बोलते हैं केंद्रक। इसके अंदर जो होता है ये दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। इसको इंग्लिश में हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। और जो कोशिका जीव द्रव्य जो होती है ना, जीव द्रव्य में एक होता है कार्बनिक यौगिक, एक होता है कार्बनिक यौगिक। जो कार्बनिक यौगिक होती है, जो कार्बनिक यौगिक में कार्बन की मात्रा नहीं होती है, कार्बन की मात्रा नहीं होती है उसे कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। जिसमें कार्बन की मात्रा होती है उसे कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। जैसे कार्बनिक जो यौगिक होती है इसमें जल और लवण होता है, और जो जीव द्रव्य होती है, जो प्रोटोप्लाज्म होती है, इसमें जो जल का जो मात्रा होता है सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है जल का मात्रा। उसके बाद लवण होता है। जो कार्बनिक यौगिक होती है उसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल होता है। और जब हम बात करते हैं जीव द्रव्य में क्या क्या पाया जाता है, तो बात करते हैं जल, लवण, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल। यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, पूरे समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझने में अगर नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइए। समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, आप लोगों को आंसर मिलेगा। इसके बाद से आते हैं हम यहाँ पे सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका की बात करते हैं तो ये दुनिया की सबसे छोटी कोशिका होती है। दुनिया की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। याद रखिए, फिर से ध्यान रखिए, सबसे छोटी कोशिका, दुनिया की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग कांडा होता है। और मानव की बात करेंगे तो मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होती है, जिसको हिंदी में शुक्राणु बोलते हैं। ये मेल में पाया जाता है। और ये स्पर्म क्या होता है, स्पर्म के बारे में जानते। स्पर्म क्या होता है, पुरुष के जनन में जो कोशिका भाग लेती है, पुरुष के जनन में जो कोशिका भाग लेती है वो स्पर्म होता है। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका ये रही, मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म, इसको हिंदी में शुक्राणु बोलते हैं। ये जो है मेल में पाया जाता है, एम फॉर मेल, एफ फॉर फीमेल। मानव में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है अंडाणु होती है, इंग्लिश में ओवम बोलते हैं। ये जो होती है फीमेल में पाई जाती है, फीमेल में पाई जाती है। और मानव में सबसे लंबी कोशिका, जो सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन होती है, जो विभाजन रहित होती है। न्यूरॉन का ये फिगर यही होता है, जो ये न्यूरॉन का जो आप फिगर देख रहे हैं आप, ये जो है तंत्रिका कोशिका इसको बोलते हैं। यही न्यूरॉन की जो पिक्चर होती है। क्लियर हो गई होगी पिक्चर भी। और मानव में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है। जो न्यूरॉन होती है ये ब्रेन में पाया जाता है, ब्रेन में होता है। ये जो न्यूरॉन जो होती है यहाँ पे ब्रेन में होता है, ये इसका 90% ब्रेन में पाया जाता है। जो 90% है ब्रेन में पाया जाता है। तो आप लोग यहाँ से एक और चीज़ क्वेश्चन कर सकते हो, जब 90 फिर 10% 100% ब्रेन होता है ब्रेन 100% होता है तो ब्रेन जो ब्रेन में 90% तो ये न्यूरॉन पाई जाती है। फिर 10% क्या पाया जाता है, जो 10% होता है ना ग्लियल सेल पाया जाता है। जो ग्लियल सेल पाया जाता है, ग्लियल सेल क्या होता है, अब क्वेश्चन यहाँ भी उठेगा ग्लियल सेल जो होता है, ग्लियल सेल जो होता है इसमें सेल डिविजन्स होता है। यहाँ पे विभाजन रहित आया क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन ये था, मानव में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन की होती है जिसमें सेल डिविजन्स नहीं होता है, यानी विभाजन रहित होती है। यानी यहाँ विभाजन रहित होती है, इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है। अगर हाथ पैर जो टूटता है तो जुट भी सकता है, लेकिन ब्रेन में जो चोट लगता है ना, जो टूटेगा फूटेगा ना, दोबारा नहीं जुटेगा, इसलिए विभाजन रहित बोलते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ जो होती है सबसे विभाजन रहित ब्रेन में होती है। और सबसे तेज विभाजन कहाँ होता है, लीवर में होता है। यानी सबसे तेज सेल डिविजन्स कहाँ होती है मानव के शरीर में, भी लीवर में होती है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस बहुत आते हैं। और यहाँ पे ब्रेन में 90% न्यूरॉन होती है, 10% जो होता है ग्लियल सेल होता है। ग्लियल सेल जो होता है ना, इसमें फास्ट ये जो होता है ना, आप लोग सुने होंगे कि ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, ब्रेन कैंसर हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। ये जो है ग्लियल सेल की वजह से होता है, क्योंकि ग्लियल सेल इतना फास्ट अपना सेल डिविजन्स करता है ना, इतना फास्ट। जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं ना, साइकिल इतना स्पीड करते हैं ना, इतना स्पीड में चला देते हैं ना, तो क्या होता है, ज़्यादा स्पीड हम लोग साइकिल का एकदम जो क्या बोलते पॉडील जो होता है उसको हम चक्का जो इतना स्पीड में होता है ना, क्या होता है चलाते 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 यार एक्सीडेंट हो जाते हैं या चैन उतर जाता, मतलब खासकर एक्सीडेंट हो जाते हैं। वैसे ही यहाँ पे जो ग्लियल सेल होती है इसमें से 10% में ही सेल डिविजन्स होते हैं। ये जो 10% है इसमें ही सेल डिविजन्स होते हैं।
सेल डिवीजन होगा तो उस वक्त उसमें ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर, ब्रेन हेमरेज होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए ब्रेन ट्यूमर होता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसा नहीं हो, जहाँ भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट पे। अब बात करते हैं कोशिकीय, बात करते हैं एक कोशिकीय। एक कोशिकीय को इंग्लिश में यूनिसेलुलर बोला जाता है, यूनिसेलुलर। अब बहु कोशिकीयों को मल्टी सेलुलर बोलते हैं। जो एक कोशिकीय होता है, इनका शरीर सिर्फ एक कोशिका से बना होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमो क्या है क्लेमे क्लेमाइडोमोनस बोलते हैं। तो जो होता है ना, यहाँ पे अमीबा देखिए आप, अमीबा यहाँ पर है, क्लोमाइडोमोनस यहाँ पर है ना, दिख रहा है ना आप लोग को, पिक्चर में दिख रहा है ना यहाँ पे, अमीबा अमीबा यहाँ पर है, क्लोमाइडोमोनस यहाँ पर है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। और इसके बाद जो होता है ना, बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर होता है। इनका शरीर अनेक कोशिकाओं से बना होता है। पौधे, जैसे पौधे को ले लीजिए, प्लांट जिसको बोलते हैं, शैवाल होता है, कवक होता है, मांस होता है, फर्न आते हैं, आदि होते हैं। इतने सारे से मिलकर एक प्लांट बना होता है, प्लांट बनता है। क्लियर है यहाँ से? जो बहुकोशिकीय होता है, एक कोशिका से ही कोशिका विभाजन द्वारा होता है। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे। जब यहाँ पे फिर हम बात करते हैं ना, यहाँ पे जब बात करते हैं, कोशिका का आकार है वह आकृति उसके कार्य के अनुरूप होती है। कोशिका का जो आकार है वह आकृति, शेप जो होता है ना, यहाँ पे उसके कार्य के मतलब जो काम करता है वैसे ही इसके अनुरूप होती है। जैसे यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे जो पिक्चर है यहाँ पे ना, क्लेमाइडोमोनस को देखिए, जीवाणु, ल्यूकोसाइट, क्या होता है सबका, इसका कार्य शेप जो हो रहा है चेंज हो रहा है। वसा, यकृत, मेढक, अमीबा, शुक्राणु, क्या है, अस्थि कोशिका, डायटम, तंत्रिका, सबका ही शेप चेंज हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा यहाँ से। फिर यहाँ पे नेक्स्ट कर रहे हैं ना, कुछ कोशिका अपना आकार बदलती रहती है, जैसे अमीबा। अमीबा का जो आकार है चेंज होता रहता है। जैसे यहाँ पे अमीबा, आपके सामने अमीबा है। अमीबा में क्या होता है ना, यहाँ पे आपको अगर भोजन इसको यहाँ पे मिल गया ना, तो ये जो पैर है ना, अपने इधर से फैला के इधर पूरा, इधर से फैला के इधर से पूरा फैला लेगी। अमीबा का जो आकार होता है ना, शेप चेंज करता रहता है, जिधर वो फैला ले। यहाँ पे मिलेगा तो इधर फैला लेगी, इधर मिलेगा तो इधर फैला लेगी, इस साइड मिलेगा तो इधर फैला लेगी, इस साइड मिलेगा तो इधर फैला लेगी। उसका कोई ये नहीं है, ऐसे चेंज करता रहता है, शेप चेंज करता रहता है। नेक्स्ट कर रहे हैं हमारे रुधिर में स्थित WBC। WBC का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइट ब्लड सेल्स, जिसको हिंदी में श्वेत रक्त कणिकाएं बोलते हैं। हमारे रुधिर में स्थित WBC श्वेत रक्त कणिकाएं, जिसे ल्यूकोसाइट कहते हैं। और WBC का जो बायोलॉजिकल नेम होता है ना, ल्यूकोसाइट होता है। निरंतर अपना रूप बदलती रहती है। ल्यूकोसाइट क्या होता है देखते हैं। जो ल्यूकोसाइट होता है ब्लड में होता है। ल्यूकोसाइट का भी शेप चेंज होता रहता है। जैसे अभी इधर है, ठीक इसका अपोजिट आ जाएगा, फिर लेफ्ट साइड हो जाएगा, फिर राइट साइड हो जाएगा। इसका भी शेप चेंज होता रहता है। जैसे आप लोगों को मैंने ब्लड जब पढ़ाया था तो इस चीज़ को मैंने बताया भी था। RBC भी बताया था, WBC भी बताया था, प्लेटिलेट्स भी बताया था। जो ब्लड बताया था, ब्लड में 3 टाइप्स बताया था मैंने। पहले तो 2 टाइप, प्लाज्मा एंड कार्पसल्स बताया था। प्लाज्मा में कुछ बताए थे और कार्पसल्स में बताए थे। और जो ये ल्यूकोसाइट जो कह रहा है, WBC का बायोलॉजिकल नेम होता है। ये कार्पसल्स में क्या था? RBC, WBC, प्लेटिलेट्स। याद आ रहा है? याद करो आप लोग। ल्यूकोसाइट। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, हम आते हैं कोशिका पे। जो मेन मेरा कोशिका पढ़ रहे थे, तो कोशिका पे आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग समझो, यहाँ पे समझते हैं ईंट। जब हम घर बनाते हैं ना, घर में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, सबसे पहले ये समझते हैं। ईंट की ज़रूरत पड़ती है। ईंट को जब हम लोग खड़ा करते हैं ना, ईंट को जब साइड से खड़ा करते हैं तो वहाँ पे जो होता है ना, दीवार बनता है। ईंट को जब साइड साइड से खड़ा करेंगे तो दीवार बनेगा। दीवार को हम लोग क्या, अगर पूरे बना दिया जाए तो कमरा बन जाता है। पूरा दीवार खड़ा कर दिया जाए तो कमरा बन जाता है। अगर कमरा को सिस्टमेटिक ढंग से सजा दे तो वहाँ पे घर बन जाता है। क्लियर है? ईंट को अगर हम लोग खड़ा कर दें तो दीवार बन जाता है। दीवार को चारों तरफ से हम लोग खड़ा कर दें तो कमरा बन जाता है। अगर कमरा को सिस्टमेटिक ढंग से सजा दे तो घर बन जाता है। क्लियर? और ठीक उसी प्रकार यहाँ पे कोशिका होती है। कोशिका, फिर ऊतक होता है,
उत्तक को के बाद फिर अंग बनता है, अंग के बाद फिर अंग तंत्र बनता है, फिर जीव, यहाँ से दोनों तो एक ही, अंग तंत्र के बाद शरीर बनता है। क्लियर है यहाँ से? अब आते हैं उत्तक। उत्तक क्या होता है? एक सी रचना और एक सा कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। यहाँ पे एक सी कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह, यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल की बात कर रहा है, ग्रुप ऑफ सेल की बात कर रहे हैं ना। एक सा कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। मतलब एक सा कार्य कैसे करेगा? मान लेते हैं यहाँ पे कुछ कास्ट प्लांट का ले लेते हैं, प्लांट को यहाँ पे एक सा एक में डाल देंगे तो क्या होगा? एक समूह की बात करेगा। ये भी यहाँ पे अगर किसी कास्ट को ले रहे हैं, जैसे आप बहुत सारे कास्ट हम लोग के, मतलब जैसे मतलब सबका अलग अलग कास्ट होता है, सबका अलग कास्ट की जब बात करोगे ना तो एक ग्रुप ऑफ सेल की बात करेगा, यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ सेल की बात करेगा। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पे आते हैं, जैसे हम बात करते हैं ना सेल, हम लोग यहाँ पे जो कोशिका ये पढ़ रहे हैं ना, ये कोशिका जो हम लोग ये कोशिका पढ़ रहे हैं, कोशिका का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है? ये भी तो जानना जरूरी है ना। जो कोशिका है इसका बायोलॉजिकल नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं हम लोग साइटो, शॉर्ट इसको बोलते हैं, शॉर्ट में साइटो बोलते हैं। इसका जो अध्ययन होता है ना कोशिका का, साइटोलॉजी कहलाता है। क्लियर? साइटोलॉजी कहलाता है। और इसके बारे में हम पढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले कोशिका की खोज कब हुई थी? कोशिका की खोज कब हुई थी? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। और इसके पहले रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप की खोज किया था। रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप की खोज किया था। और जो कोशिका की जो खोज हुई थी ना, तो मधुमक्खी के मधुमक्खी का जो छाता टाइप का जो होता है, कर्क होता है, वो माइक्रोस्कोप में देखा गया। माइक्रोस्कोप में देखा गया तो उसमें पाया गया कि मृत है, ये मृत है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कोशिका की खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक का आंसर आता है जो 1665 में है। लेकिन ये मृत कोशिका की खोज किया था। जीवित कोशिका की खोज एंटिनोन लिविनहक, यहाँ पे मैंने लिविनहक लिखा है, शॉर्ट नेम है, 1674 में किया था। जीवित कोशिका, यहाँ पे क्या, जीवित कोशिका की खोज लिविनहक ने 1674 में किया था। मृत कोशिका 1665 में, मृत कोशिका की जो खोज हुई उसके 9 ईयर्स बाद जीवित कोशिका की खोज हुई। क्लियर? 9 ईयर, ये ईयर है, ये 9 है, 9 ईयर्स बाद जीवित कोशिका की खोज हुई 1674 में। क्लियर? फिर बात करते हैं यहाँ पे केंद्रक की खोज। केंद्रक की जो खोज हुई रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 में। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म, जो मैंने पढ़ा इसके पहले, जो प्रोटोप्लाज्म होती है ना, प्रोटोप्लाज्म की खोज पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया था 1839 में। फिर बात करते हैं कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जो कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन है स्लाइडेन और श्वान ने किया था 1838 और 39 में। जो स्लाइडेन है, स्लाइडेन जो है वो वनस्पति वैज्ञानिक है, मतलब वनस्पति के वो वैज्ञानिक थे। तो उन्होंने कहा पादप का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। मतलब जो प्लांट होता है ना, प्लांट जिसमें पेड़ पौधे होते हैं ना, उसका जो शरीर होता है ना सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और श्वान जो है, ये श्वान है, ये जंतु कोशिका के वैज्ञानिक है, मतलब प्राणी विज्ञान के वैज्ञानिक। इन्होंने बोला जंतु का जो शरीर होता है ना वो भी कोशिका से मिलकर बना होता है। इन्होंने बोला, स्लाइडर ने भी बोला कि जो पेड़ पौधे का जो बॉडी होता है, बॉडी स्ट्रक्चर होता है ना, वो कोशिका से मिलकर बना होता है। और श्वान ने भी बोला कि जंतु कोशिका का जो बॉडी होता है वो भी जो होता है ना, वो सेल से मिलकर बना होता है। और फिर इन दोनों ने अपने अध्ययन के आधार पर एक मत का प्रतिपादन किया, एक मत का प्रतिपादित किया, जिसको बोला गया कोशिका सिद्धांत। यहाँ आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर हुआ होगा। और इसके बाद से हम बात इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज जो होती है एमनॉल और एक रस्का नाम का वैज्ञानिक करते हैं। और फिर इसके बाद 1884 में स्ट्रॉसबर्गर ने बताया कि केंद्रक पैतृक लक्षण के वंशागति में भाग लेते हैं। वंशागति कहने का मतलब अनुवांशिकी, आपने पढ़ा होगा। मतलब जो वंशागति होती है इसका मतलब ये होता है, वंशागत मतलब हमारे फादर्स में जो चीज़ अगर होती है वो मेरे में अगर आएगा तो क्या एक वंश के आधार पर चलता रहता है। मतलब जो हमारे फादर में होगा मेरे में होगा, फिर मेरा जो बच्चा होगा उसमें होगा, ऐसे करते करते एक वंश गति चलती है। उन्होंने किसके थ्रू आता है हमारे बॉडी में, किसके थ्रू आता है? वो जो आता है केंद्रक के थ्रू आता है। फिर इसके बाद पढ़ेंगे डीएनए। डीएनए का नाम सुना होगा, डीएनए भी होता है।
ये तो अभी बेस है, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें, जब अच्छे से पढ़ेंगे तो इसमें क्या क्या होता है उस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इन्होंने 1884 में बताया था, स्ट्रॉसबर्गर ने बताया था। और जो ये चीज़ है माइट्रो, नेक्स्ट जो यहाँ पे दिख रहा है, ये जो होता है सेल होता है, ये माइट्रोकॉन्ड्रिया, जो माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है ना, माइट्रोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं। माइट्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं, इसको एम से डिनोट करते हैं। जी फॉर गोल्जी का, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, हिंदी में गोल्जी काय बोलते हैं। इसका जो जो काम होता है ना, ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। जो एल होता है, लाइसोसोम होता है, आत्महत्या की थैली बोलते हैं। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ईआर, जिसको हिंदी में अंतःप्रदवी जालिका बोलते हैं, इसमें जो होता है ना, इसको टू टाइप्स में पढ़ा जाता है। एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको जब पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे। फिर होता है राइबोसोम, एक होता है राइबोसोम, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। ये होता है सेंट्रोसोम, जो हमने सेल डिवीजन बोला था उसको इसमें पढ़ना है, सेंट्रोसोम में। इतना ये जो पढ़ना है हमको, नेक्स्ट डे कल के वीडियो में पढ़ेंगे इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है। तो आप लोग डरिए नहीं, जहाँ भी आप लोगों को समझ में नहीं आए कमेंट करके पूछिए का कि ये समझ में नहीं है, आप लोग को समझाया जाएगा। अपनी पूरी कोशिश मेरी रहेगी आप लोग समझ जाओ, और आप लोग ये नहीं डरो कि वीडियो नहीं आएगा, वीडियो निरंतर आप लोग आज के बाद मिलती रहेंगी। आप लोग बहुत सारा लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए, पढ़ते रहिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मन बढ़े और हौसला भी बढ़े। जितना हौसला बढ़ेगा उतना वीडियो बनाएंगे। आप लोग पढ़िए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। कमेंट में बताइए, हम आपकी कोई दुविधा को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल के वीडियो में अच्छे से मिलते हैं। अभी तो मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं, अभी तो बेस बताया है, अभी तो एक ईंट जोड़ा है। मकान बनाने के लिए अभी तो धीरे धीरे बहुत सारे ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी, और जुड़ेंगे भी तब मकान खड़ा होगा। तब आप लोगों को समझ आएगा बायोलॉजी क्या होता है। थैंक यू सो मच। आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। थैंक यू, आप लोगों को बहुत